है 63 एक पेज जांग पर। वाले, एक टांग वाले, एक पूंछ भाई वाले, गूंगे सींग वाले मनुष्य। एक सेकंड रुकिए। हाँ अब बोलिए। दीदी, ये छावड़ा जी की किताब में है 63 पेज पर। ठीक है ठीक है, अनम्यूट करके बोलिए मनी जी। अनम्यूट है दीदी। दोबारा से बोलेंगे पूरा। हाँ बोलिए। एक जांग वाले, एक टांग वाले, पूंछ वाले, गूंगे सींग वाले मनुष्य। दूसरा है खरगोश के समान, चाकल के समान लंबे कान वाले। एक कान वाले से ओढ़ भी लो और बिछा भी लो। घोड़े, सिंह, कुत्ता, बकरा, हाथी, गाय, मेंढा, मछली, भैंसा, सुअर, व्याघ्र, कौवा, बंदर के समान मुख वाले मनुष्य। और चौथा है मेघ, बिजली, काल, दर्पण मुख वाले मनुष्य। इनकी और अन्य विशेषता बताइए दीदी। ये गुफाओं में और पेड़ों पर रहते हैं। मिट्टी का, फूलों का, फलों का आहार करते हैं। सबकी आयु एक पल्ले की है। ठीक, ठीक है। बस बाकी और कुछ जानना हो कुबोज भूमि के मनुष्य के द्वारा के बारे में तो आप शास्त्रों में से देखना है ना, क्योंकि अब हमारे पास दूसरी चर्चाएं बहुत सारी हैं, समय कम है। अब हमको ये देखना है कि ये जो हमने नक्शा बनाया है ना, तो ये जो 2.5 द्वीप है इसमें कुल कितनी कर्म भूमियां हुई और कुल कितनी भोग भूमियां हुई, ये बताना है आपको। अब देखो, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में एक कर्म भूमि और एरावत क्षेत्र में एक कर्म भूमि। तो जम्बू द्वीप में तो कितनी कर्म भूमि हो गई? 2 कर्म भूमि हो गई। ठीक है ना। अब इसमें 4 हो गई और उसमें उसमें मिलाकर कितनी हो गई? मंजू जी बोलिए। दीदी 5 भरत, हम्म। सारे 2.5 द्वीप में 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह, ऐसे 15 15 कर्म। वो कर्म भूमियां हैं। हाँ। और भोग भूमियां हैं जघन्य 10, 10 मध्यम और 10 उत्कृष्ट। जिसमें मैं बताऊं फिर से दीदी डिटेल में। नहीं नहीं, अरे सबको समझ में आना चाहिए ना। हाँ मैं। कैसे हुई है? 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह की ये कर्म भूमियां हो गई। विदेह कितने हो गए? मतलब एक जम्बू द्वीप का विदेह, 2 घाटकी खंड के और 2 पुष्करार्ध द्वीप के, तो 5 विदेह हो गए। ऐसे ही 5 भरत, 5 ऐरावत ये हो गई। हाँ, तो तीनों के मिला के 30, ये 15 कर्म भूमियां हो गई। और 30 भोग भूमियां हैं। तो हम है ना उत्तम, मध्यम और जघन्य का भेद छोड़ देते हैं। बस जो भी तीनों ही भोग भूमि है, चाहे उत्तम हो, चाहे मध्यम हो, चाहे जघन्य हो, तो वो हम उसको मिलाकर ऐसा गिनते हैं कि ये देवकुरु, उत्तर कुरु, वो हमने देखा था उत्कृष्ट भोग भूमि थी। कहाँ पर आ रहे थे देवकुरु, उत्तर कुरु? विदेह क्षेत्र में आ रहे थे ना देवकुरु, उत्तर कुरु। तो ये हो गई थी। फिर उसके बाद हेमवत, हरिवर्ष, मतलब हरि, रम्यक और हिरण्यवत, ये 4 भोग भूमियां हैं। मतलब 6 हो गई देवकुरु, उत्तर को। 4 तो क्षेत्र पूरे पूरे भोग भूमि है, और देवकुरु, उत्तर कुरु को मिला दो तो 6 हो गई, है ना। अब घात की खंड में डबल डबल कर दिए तो 12 हो गए, और पुष्कर में भी 12 मिला दिए तो 12 और 12 कितने हो गए? 24। और 24 और 6 कितने हो गए? तो 30 कर्म भूमियां हैं। 30 ये भोग भूमियां हैं। अनीता जी, हाँ आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, ऐसे आवाज नहीं आएगी आपकी। आपका हैंड रेस हो रहा है बार बार, लेकिन आप अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, तो वहां से अनम्यूट कीजिए, तब आपकी आवाज आएगी।
तो कुल मिलाकर 15 कर्म भूमि और 30 भोग भूमि है। और इन दोनों को मिला दो तो 45 भूमियां हैं ढाई द्वीप में। अब हमारी मुख्य बात जो हम करना चाह रहे हैं, मंदिर कितने हैं और कहां पर हैं। अकृत्रिम चैत्यालय जो हम जिसकी हम चर्चा करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, वो कहां पर है, वो हमारे काम की बात है। तो ये जो सुमेरु पर्वत है ना, ये जो सुमेरु पर्वत है, बड़ा सा पर्वत है ये। अभी तो अपन यहाँ पे छोटा सा दिखा रहे हैं। 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत है ना। हाँ भाई, अनीता जी अपना अनम्यूट करके बोलिए। हाँ विमलेश जी। दीदी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। दीदी आवाज ही नहीं आ रही। और सबको आवाज आ रही है? आ रही है दीदी। आप रीज्वाइन कीजिए अनीता जी फिर। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल दीदी, समझ में नहीं आ रहा। हाँ किसको आवाज नहीं, अनीता जी आपको आवाज नहीं आ रही क्या? अब उसका कुछ नहीं कर सकते आप तो, या तो डिवाइस चेंज कीजिए। चलिए विमलेश जी, ये हाँ सुदर्शन, दीदी। इसकी क्या हाँ ऊंचाई है, जी। कितना लंबा है ये? 1,40,000 वजन है दीदी। 40 वजन की चूलिका है और 99,000 ऊपर है और 1,000 योजन चित्रा पृथ्वी में है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। मतलब उसकी जो नींव है वो 1,000 योजन की है, और ऊपर हाँ दीदी। कितना है, 99,000 योजन, और 40 लाख योजन की उसकी चूलिका है। ठीक है, तो इस सुमेरु पर्वत में 4 वन है। हमने पूजा में सबने हाँ पढ़ा। जी। तो सबसे नीचे हाँ भद्रशाल जी। वन है, उससे कुछ हाँ। योजन ऊपर कौन सा वन है? अ, नंदन वन है मेरे ख्याल से दीदी। हाँ नंदन वन, सोमनस वन, और एक और सोमनस वन, पांडुप वन। पांडुप वन। पांडुप वन। इस तरह से ये हाँ 4 वन है। जी। इन चारों वनों में मिलाकर यहाँ मतलब चारों तरफ चैत्यालय है। तो 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, तो 4 यहाँ, ऐसे 4 जगह पे 4 चौक 16, 16 हाँ। जिनालय सुमेरु पर्वत में है। हाँ दीदी। चारों दिशाओं में 4-4 है ना दीदी। हाँ चार, हम देखते हैं ना मेरू का, वहां पर मंदिर में हाँ। रखे हुए हैं 5 मेरू, उसमें चारों दिशाओं में 4 4 है। तो इसमें भी चारों तरफ, इसमें भी चारों तरफ, इसमें भी चारों तरफ, इसमें भी चारों तरफ, ऐसे 16 जिनालय एक सुमेरु पर्वत में। अभी हम एक की रचना समझ रहे हैं, उससे बाकी सबकी रचना समझ लेना। तो 16 तो सुमेरु पर्वत के, ये आप काउंट कर लेना, अलग से बना लेना। ठीक है दीदी। अलग से एक पेज पर इसकी काउंटिंग बनाइए। ठीक है दीदी। 16 सुमेरु, लिख लीजिए आप, सुमेरु। ठीक है दीदी। चैत्यालय कहाँ कहाँ पर कैसे हैं? तो 16 तो सुमेरु संबंधी हो गए। अब ये जो अपन ने जम्बूद्वीप की रचना समझी थी ना, उसमें गजदंत पर्वत दिखाए थे आपको, देवकुरु और उत्तर कुरु के हाँ, पास में, आपने बनाए होंगे आपके नक्शे में। तो वो जो गजदंत बने हुए। पर्वत है, उन पर भी जिनालय है। तो 4 गजदंत संबंधी जिनालय। 4 हो गए गजदंत संबंधी। अब जो हमने विदेह क्षेत्र देखा था ना, उसमें 32 नगरियां देखी थी। तो वो जो 32 नगरियां हैं, उसमें 8 8 नगरियां ऐसे ऐसे देखी थी हमने। 8 नगरी, उसके नीचे हाँ 8 नगरी ऐसे बनाई थी ना हमने। तो वो जी। 4 4 वक्षार पर्वत से विभक्त है वो नगरियां। उनके बीच में, मतलब 8 के बीच में 4 वक्षार पर्वत, ऐसा। तो 32 नगरियों में कितने वक्षार पर्वत हो गए? 8 नगरियों के 32। बीच में 4 है, तो 32 नगरियों में कितने हो गए? 4 दूनी 8, 4 ते 12, 128 हो गए दीदी। नहीं, 4 तिया 12 क्यों? 4 दूनी 8, 4 तिया 32 बता रहे हैं ना दीदी आप। 32 है ना, तो एक। 8 के बीच में 4 है। हाँ।
और चार, 8 8 8 करके 4 बार है ना, तो 4 चौक हाँ 16। दीदी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 हुए दीदी। 4 चौक 16 होंगे। 32 है ना दीदी, हाँ, 32 नगरिया बोल रहे हो आप, तो अरे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 हुए दीदी। 8 नगरियों के बीच में 4, ठीक है, फिर 8 नगरियों के बीच में 4, फिर 8 नगरियों के बीच में 4, और फिर 8 नगरियों के बीच में 4, तो कितने हो गए? 16। 16 हो गए ना। 16 हो गए ना, 16। अच्छा 8 नगरियों के बीच में 4 वक्षार पर्वत है, फिर उधर उधर ठीक है वाले दीदी। 8 नगरियों के बीच में 4 है, फिर इधर वाली दोनों 8 8 के बीच में 4 4 है, तो 4 चौक 16 हो गए। तो 16 वक्षार संबंधी, ये लिख लीजिए आप, 16 वक्षार संबंधी जिनालय। हाँ अब दीदी ठीक है। कुलाचल, कुलाचल कितने हैं? ये जो हमने लाइन बनाई है ना, ये 6 दीदी, 6। हाँ, इन्हीं को कुलाचल भी कहते हैं, इन्हीं को पर्वत भी कहते हैं, हाँ इसमें कंफ्यूज मत होना। हाँ। इन कुलाचलों पर कुलाचल 6 कुलाचल हैं, तो 6 6, पर एक एक जिनालय है, तो कुल कितने जिनालय हो गए? 6। हम्म, एक एक पर एक एक है, तो कुल कितने हो गए? अरे 6 दीदी, क्या हो गया? 6 हो गए दीदी। हाँ, 6 हो गए ना। हाँ अब जो हमने देवगुरु और उत्तर गुरु बनाए थे, है ना, उसके दूसरी तरफ हमने देखा था कि जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष है, जो खाली जगह आपको दिख रही होगी, उसमें एक तरफ जम्बू वृक्ष है और एक तरफ शालमली वृक्ष है। तो जम्बू वृक्ष में भी एक जिनालय है और शालमली वृक्ष में भी एक जिनालय है। तो वृक्ष संबंधी कितने जिनालय हुए? 2, 2 हो गए दीदी। 2 हो गए। एक हाँ, जम्बू का वृक्ष का हो गया, एक सालमली वृक्ष का हो गया। ठीक है, तो 2 उसके काउंट कर लीजिए। अब और ना विजयार्ध पर्वत, विजयार्ध पर्वत के कितने होंगे जिनालय? यदि एक एक पर एक एक हो तो कितने होंगे? कोई बता सकता है? 34। 1 2 चलो 1 मिनट, 1 मिनट विमलेश जी, आप रुको, और सबसे दूसरों से पूछ लें जरा, दूसरा कोई आंसर हो तो। मंजू जी, अनम्यूट कीजिए ना, क्या हो गया, अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? हाँ दीदी, जम्बू द्वीप में 2 विजयार्ध पर्वत हैं, तो 2 जिनालय। 2 विचार पर 2, और किसी का कोई डिफरेंट आंसर है? जल्दी हैंड रेस कीजिए। हाँ, क्या नाम है, अब रेणु? विदेश क्षेत्र के भी जोड़ेंगे ना दीदी? हाँ, 1 मिनट मंजू जी रुके अभी। हाँ बोलिए, शांतम जैन, अनम्यूट कीजिए ना, क्या बात है, आज किसी का अनम्यूट नहीं हो पा रहा है क्या? हाँ दीदी, जय जी ने दीदी, विदेश क्षेत्र में भी है ना, जो नगरियां है ना, वहां पर भी तो विजयार्ध पर्वत है। तो 34 वहां पर भी 8 दूनी 16, 16 विजयार्ध पर्वत तो विदेश क्षेत्र के हो गए, जम्मू द्वीप का अगर लगाएंगे, और एक भारत का और एक ऐरावत का, तो 2 हो गए, तो 18 हो गए ना यहाँ पर अच्छा, जम्मू द्वीप में। 18, ठीक है। 32 ललिता जी नगरी है ना, हाँ 32 एक भरत क्षेत्र की, ऐरावत क्षेत्र की, ऐसे करीब 34 विजयार्थ पर्वत है और 34 मंदिर है एक पर्वत पे। चलिए, सबके उत्तर आ गए हैं। पूरे जम्बू द्वीप का पूछा है, तो 34 विजयार्ध पर्वत हैं पूरे जम्बू द्वीप में, क्योंकि 32 नगरियों के 32 हो गए, एक भारत क्षेत्र संबंधी और एक एरावत क्षेत्र संबंधी, तो कुल मिलाकर 34 विजयार्ध पर्वत है, और सभी विजयार्ध पर्वत पर एक एक मंदिर है। तो कितने हुए विजयार्ध संबंधी? 34 विजयार्ध संबंधी।
ठीक है, अब मैथ्स किसका अच्छा है भाई, किसने जोड़ लगाया है? तो मुझे कुछ जिनने अभी तक एक भी आंसर नहीं दिया है वो बताइए। हाँ चलो, संगीता जी बोलिए। हाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहे आप, हैंड रेस नहीं किया है क्या आपने? क्योंकि इसमें जो हैंड रेस किया है उन्हीं का दिखाई दे रहा है। हाँ बोलिए संगीता जी। ये 64 हो गया, 64। हाँ 64 हो गए, 16 सुमेरु के, 4 गजदंत के, और 16 वाच्छर संबंधी जिनाले, 16 दूनी 32, और 4 हो गए आपके 20, और चार 2 कहाँ- जम्मू। चार कौन से हो गए भाई? क्या दीदी, 4 गजदंत पर्वत के। ये तो हो गए ना पहले ही, फिर से बोलिए। हाँ नहीं, तो टोटल करना था दीदी, टोटल करना था ना, टोटल सारा। करो ना, करो टोटल। तो 16 4 20, हम्म। और 20, चलो 16 दूनी 32, 32 और 4, ये हो गए 36, चलो और 36 और आरती जी बोलिए। 30 तो, हाँ जी 64 हो गए मेरे हिसाब से। दीदी 78 हुए ना? हाँ, नहीं दीदी, एक मेरु संबंधी 78 जिनालय हो गए, बिल्कुल सही। 78, 78, ने भी सही लिखा दिया है। 78 जिनालय हो गए टोटल, इसको आप करोगे अच्छे से तो 78 आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब ये एक मेरु संबंधी 78 है, कौन से? सुदर्शन मेरु संबंधी 78 हो गए। अब कितने मेरु है हमारे पास? 5। 5 मेरु हैं, तो इसमें इंटू 5 कर दो, 78 इंटू 5 करो, गुणा लगाओ 78 में 5 का, तो कितना आंसर आ रहा है? 72, 72, 60, 72 हो गए। नहीं नहीं दीदी, 80, 82। 390। हाँ 390 आएगा दीदी। सही तीन बोला, सौ नब्बे 390। 390, दीदी 390, 390 आएगा। हाँ सही, 390। 390 जिनालय। ठीक है, ये 390 हो गए, ये कहाँ के हो गए? 5 मेरु संबंधी। अब इसके अतिरिक्त तो जी। और कहाँ कहाँ है? तो ये जो ईश्वाकार पर्वत है, ये कितने हैं हमारे पास? ईश्वाकार पर्वत कितने हैं? ईश्वाकार पर्वत कितने हैं टोटल? दीदी 4, 4। तो 4 हैं। चारों पर एक एक जिनालय है, तो प्लस 4 कर लीजिए इसमें 390 में। 394। हम्म, 390 प्लस 4। और जो मानुषोत्तर पर्वत है, कहाँ पर है मानुषोत्तर पर्वत? दीदी पुष्करार्ध द्वीप के आधे में। हाँ, वहां पर 4 जिनालय हैं मानुषोत्तर पर्वत पर, तो वो भी प्लस कर दीजिए 4। कितने हो गए? 398। 398। ठीक है, 398 जिनालय हैं पूरे ढाई द्वीप में। अब और मध्यलोक में कितने जिनालय आते हैं, आपने पूजा में पढ़ा होगा? 358। नहीं, अरे वो है आरती जी, 772 मध्यलोक में है। कितने आते हैं? यार नहीं आ रहा दीदी। 458 लिखा है किसी ने। 8 करोड़ 72 लाख। अरे केवल मध्यलोक के पूछे हैं, मध्यलोक में 458 जिनालय, सही लिखा है ललिता जी ने बिल्कुल, 458 जिनालय। और हमारे पास कितने हुए अभी तक?
398। 398। 398। 398। अब माइनस करना जरा, 458 में से 398 माइनस करो। दीदी 60। 60। बिल्कुल सही। 60 बटे 60 का लोचा हो रहा है हमारे। जी 398 तो आ गए हमारे पास, लेकिन ये 60 कहाँ गायब हो गए जिनाले। 398 तो हम समझ गए कि कहाँ कहाँ पर है। अब वो 60 के लिए हमको दूसरा नक्शा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप दूसरा पेज निकाल लीजिए। अब हम तलाश करने जा रहे हैं बाकी के 60 जिनालयों की, अकृत्रिम चैत्यालय, जहां पर की रत्नों से बनी हुई प्रतिमाएं होती है, 500 500 धनुष की प्रतिमाएं, अद्वितीय सुंदर प्रतिमाएं होती है। और उसमें आपने पढ़ा होगा, वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म, जिसको देखते से ही सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसी प्रतिमाएं अकृत्रिम जिनालय में होती है। और ये तो जिनालय है, हर जिनालय में 108 108 प्रतिमाएं हैं। ये तो हमने जो संख्या गिनी ना 398 अभी, वो तो जिनालयों की संख्या है। अब हम चल रहे हैं ढूंढने बाकी के 60 कहाँ पर है। तो हमने अभी देखा था कि जो जम्बू द्वीप है उसके बाद में लवण समुद्र, उसके बाद फिर एक द्वीप, फिर एक समुद्र, फिर एक द्वीप, फिर एक समुद्र, ऐसे हमने ढाई ढाई द्वीप तक देखे। समझ लीजिए 3 द्वीप तक देखे। उसके बाद पुष्करवत समुद्र आ गया। तो ऐसे करते करते असंख्यात द्वीप समुद्र है ना। और अंतिम का तो सबको पता ही है कि स्वयंभू रमण समुद्र है अंतिम वाला। लेकिन जो 8वें नंबर का द्वीप है वो है नंदीश्वर। नंदीश्वर द्वीप। नंदीश्वर द्वीप। ये अभी हमने ढाई द्वीप की बात की थी, अब हम 8वें द्वीप पर पहुंच गए, नंदीश्वर द्वीप पर। अच्छा, आपको उल्टा दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ सही दिख रहा है क्या? हाँ सही दिख रहा है। दिख रहा। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए 8 नंदीश्वर द्वीप, 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। और नंदीश्वर द्वीप की रचना, अम, अब अपने पास तो इतना समय है नहीं कि नंदीश्वर द्वीप की रचना समझ सके, लेकिन नंदीश्वर द्वीप आप पढ़िएगा। आपके पास जो भी पुस्तक हो उसमें जरूर एक नक्शा दिया होगा नंदीश्वर द्वीप का। उस नंदीश्वर द्वीप में 52 जिनालय हैं। 52, 13 13 चारों तरफ। हाँ, 52 जनाब। वो आप उसको समझना नंदीश्वर द्वीप को। फिर ये तो हो गया 8वां द्वीप। फिर 11वां द्वीप है कौन सा? 13 कुंडलवर द्वीप। कुंडलवर द्वीप। कुंडलवर द्वीप में 4 जिनालय हैं। कौन सा द्वीप है ये कुंडलवर द्वीप? हम्म, सुषमा जी। दीदी कुंडलवर द्वीप है 11 नंबर का। ठीक है, 11वां नंबर का। फिर इसके बाद एक और द्वीप है रुचक रुचकवर। रुचक नहीं, इसके बाद है शंखवर द्वीप। हाँ लेकिन 13वें में है रुचकवर द्वीप में 4 जिनालय है। हाँ, रुचकवर द्वीप में 13वें नंबर का द्वीप है रुचकवर द्वीप, और इसमें 13 नंबर का। 4 जिनालय हैं। तो अब इनका टोटल कीजिए, कितना आ रहा है? इनका 60 हो गया इसका, 60 और हो गया। 398 पहले थे, तो हाँ, 458। मिल गए, मतलब हमको जो खो गए थे 60 जिनालय तो मिल गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये 458 जिनालय मध्य लोक में है, पूरे मध्य लोक में 458 जिनालय है। अब ये जो नंदीश्वर, कुंडलवर, रुचकवर द्वीप है, यहाँ पर मनुष्य तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर जो देव हैं वो लोग आकर यहाँ पर पूजा करते हैं। नंदीश्वर द्वीप का तो आपको पता ही होगा, अष्टानिका महापर्व में यहाँ पर चारों दिशाओं में पूजा करते हैं नंदीश्वर द्वीप की। कुंडलवर और रुचक में भी देव ही जाते हैं। यहाँ तक कि कोई विद्याधर मनुष्य हो वो भी नहीं जा सकता, कोई रिद्धिधारी मुनिराज भी हो तब भी वो नहीं जा सकते। ढाई द्वीप के बाहर कोई भी मनुष्य नहीं जा सकते। बस 2 ही दशाओं में ढाई द्वीप के, या 3 दशाओं में ही ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य जा सकता है। एक तो केवली समुद्रघात के समय,
एक मारणांतिक मारणांतिक के समय, और दूसरा जब गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी होता है, तब वो जा सकते हैं। इन ही दशाओं में ढाई द्वीप से बाहर मनुष्य जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरा मध्यलोक की रचना समझ ली आज, है ना, ढाई द्वीप की भी, जम्बू द्वीप की भी। अब इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बाकी सब लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए, केवल जो जिनको प्रश्न पूछना है वही हैंड रेस कीजिए। क्योंकि फिर अब ये प्रकरण हम वापस नहीं ले पाएंगे। हाँ रेणु जी बोलिए। चलिए अभिलाषा जी बोलिए। जी, केवली समुद्र घाट नहीं आ रहा दीदी समझ में हमें, जो हाँ, आपने अभी बोला। अरे वो तो समझा है पहले भी, पहले दूसरे अध्याय में। एक मिनट, बाकी सब लोग मौन रहिए जरा। पहली बात तो वो केवली समुद्र घात नहीं है, समुद्र घात है, आधा द है उसमें, तो समुद्र घात है वो। केवली समुद्र घात समुद्र घाट। का होता है कि जब केवली भगवान पूरे लोक में छा जाते हैं अंतिम समय में, तो उनके प्रदेश जो रहते हैं, असंख्यात प्रदेश, वो पूरे लोक में फैल जाते हैं। तो उस समय वो ढाई द्वीप के बाहर आत्मा के प्रदेश जाते हैं। इसलिए कहा है कि केवली समुद्र घात के समय ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य रहता है। वो एक दशा है और कि मनुष्य बाहर रह सकता है। आपने दूसरा नाम भी लिया था ना, मनुष्य दोस्त, वो भी समझ में नहीं आया। मारणांतिक समुद्र घात, जैसे कोई जीव यहाँ माना मरण हो रहा है, वो अगले उसमें जाने वाला है, अगली गति में जाने वाला है, तो उसके जो प्रदेश फैलते हैं मरण के समय, उसको बोलते हैं मारणांतिक समुद्र घात। तो ऐसी दशा में जैसे समझो वो स्वयंभू रमण समुद्र में तिर्यंच बनने वाला है, ठीक है? वहां पर बनने वाला है तिर्यंच, और मरण हो रहा है ढाई द्वीप में उसका। तो ढाई द्वीप से मर के वो वहां पर जाने वाला है, लेकिन उसके प्रदेश खींचते हैं ना, मरण के समय जीव के प्रदेश खींचते हैं वहां तक, तो वो एक मारणांतिक समुद्रघात होता है। उसमें भी जीव के प्रदेश, मतलब मनुष्य बाहर जाता है ढाई द्वीप से बाहर। हाँ रेणु जी बोलिए। दीदी इसका तीसरा पॉइंट आप बता दीजिए। एक तो केवली समुद्र घात के समय, एक मारणांतिक समुद्र घात के समय, और तीसरा आपने क्या बताया था? मनुष्य गत्यानुपूर्वी। मनुष्य गत्यानुपूर्वी, इसका मतलब क्या हुआ दीदी? मतलब कि जैसे हमने देखो पढ़ा था तत्वार्थ सूत्र के दूसरे या पहले अध्याय में पढ़ा था, जो विग्रह गति हमने पढ़ी थी ना, तब उसमें आया था विग्रह गति में जीव, जैसे कोई जीव किसी का मरण हुआ, वो विग्रह गति में है, तो वो विग्रह गति में किस आकार में रहता है? या तो कभी तो वो जो मरण से पहले वाला जो था उस आकार में रहता है, या फिर मरण के बाद वाला जो है उस आकार में रहता है। तो जैसे कोई जीव किसी का मरण हुआ, और वो ढाई द्वीप में बनने वाला है मनुष्य, है ना, बाहर है, और ढाई द्वीप में मनुष्य बनने वाला है, देव है या तिर्यंच जो भी है, तो वो ढाई द्वीप में मनुष्य बनने वाला है। तो उसने वहां पर देह छोड़ा, और उसका जो आकार है, शरीर का आकार है, वो आगे वाली गति के रूप में हो गया, मनुष्य के रूप में हो गया। उसको बोलते हैं मनुष्य गत्यानुपूर्व। तो उसमें भी वो ठीक है ढाई दीदी। ढाई द्वीप के बाहर रह सकता है। और बोलिए आरती जी। दीदी मेरा प्रश्न ये था कि मेरे को एक चीज समझ में नहीं कि विदेह क्षेत्र में कर्म भूमियां कौन सी होती हैं? वो तो ये इन सब क्षेत्रों में तो वो भोग भूमियां हैं। नहीं, देवकुरु और उत्तर विदेह की 4 ली। भूमि है, और हाँ बाकी 25 देशों में सब में कर्म भूमि है। चौथा काल है सब अच्छा, बाकी के सब कर्म भूमि है। ओके। में। शोभा जी। दीदी दीदी वो 16 सुमेरु पर्वत बताए हैं, और उसके बाद का मैंने लिखा नहीं, 4 गजदंत संबंधी, और उसके बीच का मैं नहीं लिख पाई। तो ग्रुप में कोई डाल देंगे, ग्रुप पर, और उसमें से आप लिख लीजिए। ग्रुप में डाल देंगे। मंजू जी बोलिए। हाँ ठीक। दीदी ये जो 11वां द्वीप है ना, कुंडलवर द्वीप, तो हाँ इसमें इसका वो लिखा है रामजी भाई में 12वां कुंडलवर द्वीप, तो इसके कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है? हाँ, वो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो कहीं कहीं पर इसको 11वें नंबर पर लिया, कहीं कहीं पर 12वें नंबर पर लिया। तो वो 11वां हो या 12वां हो, वहां पर 4 ही जिनालय हैं। और दीदी एक चीज और पूछनी थी कि जैसे कुलाचल पर्वत तो आपने एक बोल दिया, तो मेरू भी तो पर्वत ही है ना दीदी?
सुमेरु ये पर्वत अलग है। वो अलग है, नहीं, क्षेत्र विभाजित नहीं कर रहा है। ये जो कुलाचल है ये पूरे क्षेत्रों को विभाजित कर रहा है और पूरा एक जैसा आकार का ऊपर से नीचे तक। और सुमेरु हाँ पर्वत हाँ पर्वत के जैसा आकार का है, ऊपर चूलिका गई है, नीचे नींव है। तो जो हाँ। क्षेत्र को विभाजित कर रहे हैं उनको वर्षधर पर्वत या कुलाचल कहा है। अच्छा। वैसे तो फिर दीदी विंध्याचल जैसे पर्वत भी है, वृषभाचल पर्वत भी है। अब देखो वृषभाचल पर्वत की बात रह गई हमारी नक्शे में। जो जो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र है ना, जैसे उसमें बीच में विंध्याचल पर्वत है, उसके नीचे की तरफ जो म्लेच्छ खंड है उसमें वृषभाचल पर्वत है। ठीक है, उस वृषभाचल पर्वत पर चक्रवर्ती अपना नाम लिखने जाता है। अच्छा रेखा जी, विजयार्थ दीदी ये पर्वत बताइए। पर विजयार्थ पर्वत पर दीदी विश्वाचल पर्वत नहीं है? नहीं है, अलग है अच्छा, विंध्याचल उसके अलग है। और उसके नीचे है? हाँ, म्लेच्छ अलग है। खंड में है अच्छा वृषभाचल पर्वत। अच्छा। ओ। रेखा जी बोलिए। हाँ। दीदी मैं दीदी पूछ रही, दीदी जैसे कोई दीदी जीव है, हम्म। हाँ बोलो। दीदी जैसे कोई जीव खत्म हो जाता है हाँ तो दीदी उसके जो आत्म प्रदेश निकलते हैं तो वो दीदी किसी के अंदर चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं ना, तो लोग वो कहते हैं यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना, तो ये सही बात है क्या? नहीं पहली बात तो ये जीव खत्म नहीं होता कभी भी, अनादि और अनंत है जीव तो। हाँ उसकी शरीर बदलता है और वो भी खत्म नहीं होता, देह परिवर्तन होता है उसका। अब आगे बोलिए, क्या है प्रश्न आपका? दीदी मैं ये बोल रही थी कि अगर विदेश क्षेत्र में हमेशा भोग भूमि रहती है, वहाँ एक कर्म मिनट, भूमि एक के मिनट, जीव भी रेखा हैं। जी का प्रश्न हो जाने दो आप पूरा जल्दी। रेखा जी जल्दी बोलिए। दीदी जी है ना, आत्म प्रदेश निकलते हैं ना, आप बोलते हो आत्म प्रदेश निकलते हैं खत्म हो जाने के बाद, तो दीदी वो किसी के अंदर चले जाते हैं क्या? पहले खत्म नहीं होता, पहले तो इस शब्द को सुधारो आप। खत्म नहीं हाँ होता, न शरीर हाँ खत्म दीदी। होता है न जीव खत्म होता है। ठीक है, और वो प्रदेश निकलते हैं, जैसे जैसे छिपकली को देखा होगा आपने। छिपकली की पूंछ अलग रह जाती है तो वो तड़पती रहती है, लेकिन वो छिपकली और पूंछ भी हिलती है, भले ही दूर पड़ी हो, हाँ लेकिन तो वो हाँ हाँ के प्रदेश पूरे खींचकर वहां जाते हैं। ऐसे ही जीव के प्रदेश भी खींचते हैं। चलिए रेणु हाँ जी दीदी। बोलिए जल्दी। हाँ दीदी, मैं ये कहती आपने मध्य लोक में बताए पूरी 458 जिनाले हैं। तो मध्य लोक में सिर्फ ये 11वें द्वीप तक ही जिनाले हैं, क्योंकि मध्य लोक में तो आपने कहा अनंत द्वीप अनंत समुद्र है। हाँ हाँ है ना, लेकिन जिनालय कहाँ हाँ, कहाँ पर है ये देखा ना हमने, सब जगह जिनालय बस थोड़ी। जिनाले मतलब ये 12वें द्वीप तक ही या रुचकवर द्वीप तक ही? हाँ बस। ठीक, ठीक है दीदी, बस यही पूछना था। चलिए शोभा जी, आपका कोई प्रश्न है क्या? हाँ दीदी, जो आप बोल रही हैं कि दशवाचल पर्वत मलेच्छ में रहता है, तो मलेच्छ तो 5 है, तो पांचों में रहता होगा क्या दशवाचल पर्वत? एक बोला ना उसमें जो नीचे वाला है, उसके वो वाला। अब मैं, आप मैप में देखोगे तो, मैप मिटा दिया नहीं तो मैं बता देती हूँ उसमें कि कहाँ पर है ये। मतलब 5 में से एक जो मलेच्छ खंड है उसके अंदर वो वृषभाचल पर्वत। में रहता होगा। यानी ठीक है। विजयार्थ पर्वत के नीचे 3 मलेच्छ खंड है, उसमें बीच वाले में आप बता रही ना दीदी? हाँ। चलिए, और किसी का तो नहीं है प्रश्न? कुछ बात नहीं हमारी। दीदी। चलिए, अब मैं भी हो गया हमारा। नीचे नहीं दीदी, नीचे नहीं हुआ, वो तो ऊपर हो गया। हम लोगों ने जो किया ना, विजयार्थ पर्वत को वो किया ना, डिवाइड किया ना बीच में, तो हम्म, 3 ऊपर हो गए, 2 नीचे हो गए मलेच्छ खंड, एक बीच में आर्यखंड हाँ है, तो ऊपर वाला जो मलेच्छ खंड है ऊपर वाले में। हाँ। चलिए, समय हो गया है हमारा, अब यहीं विराम लेते हैं हम। अब इस संबंधी और कोई प्रश्न मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, पूरा ही विषय हमने समेट लिया है। लेकिन फिर भी यदि कोई प्रश्न हो तो अब आप ग्रंथ में से ही देखकर उसका निराकरण करना, क्योंकि अब हम आगे बढ़। दीदी हाँ काल इतनी एक। अच्छी तरह हाँ से, इतनी अच्छी तरह से दीदी आपने समझाया ना, एक एक चीज एकदम फिट हो गई है दिमाग में। बहुत अच्छा लगा। हाँ, देखिए एक बात और रह गई है। वो जो काल की बात हम कर रहे थे, इसमें विजयार्ध पर्वत की श्रेणियों में और भरत ऐरावत के मलक्ष्य खंड में कौन सा काल रहता है, तो वो मैंने विद्वानों से बात की थी। तो वो उसका निष्कर्ष ये निकला कि मंजू जी आपका भी प्रश्न था शायद ये, है ना? उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमें। तो उसमें ये पता चला है कि जैसे यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा काल हुआ,
भोग भूमि का काल हुआ ना, पहला दूसरा तीसरा सुकमा, सुकमा हाँ सुकमा सुकमा। सुकमा। हाँ, ये जो पहले जो भोग भूमि वाले काल हैं, पहले दूसरे तीसरे, उसमें वो वहां पर नहीं होंगे। वहां पर चौथे काल का प्रारंभ रहेगा उस समय, जब ये भोग भूमि वाला काल यहाँ पर रहेगा तो वहां पर चौथे काल का प्रारंभ रहेगा। और फिर जब पांचवा छठा काल आएगा वहां यहाँ पर, तो वहां पर रहेगा चौथे काल का अंत। पूरे में चौथा अच्छा। काल ही रहेगा वहां पर, काल नहीं बदलेगा, लेकिन काल इस तरीके से बदलेगा कि यहाँ पर जब पहला दूसरा तीसरा होगा तो वहां चौथे काल का प्रारंभ होगा, और जब यहाँ पर पांचवा छठा होगा तब चौथे काल का अंत होगा। और फिर वापस जब पांचवें काल का जैसे आरंभ हो रहा है यहाँ पर, छठे काल के बाद वापस छठा काल आ रहा है ना, तो वहां पर वो चौथे काल का अंत ही चलता रहेगा, अंत जैसी दशा, चौथे काल के अंत जैसी दशा। तो दीदी वहाँ चौथा काल ही रहेगा हमेशा इतना बड़ा? चौथा काल ही रहेगा, चौथा ही काल रहेगा वहां पर, लेकिन उसमें आदि और अंत वाली व्यवस्था रहेगी। परिवर्तन तो होगा उसमें, पर आदि और अंत जैसा रहेगा। अब चौथे काल का तो आदि, लेकिन दीदी मलेच्छ खंड से तो कोई तीर्थंकर नहीं होते। हाँ ठीक है, तो मतलब फिर वहां पे जैसे कहते हैं कि चौथे काल में तीर्थंकर होते हैं, तो मतलब वहां मलेच्छ खंड में नहीं होंगे, सिर्फ भरत और ऐरावत में ही होंगे तीर्थंकर। हाँ आर्यखंड, वो भी भरत ऐरावत में भी आर्यखंड में ही होंगे। आर्यखंड में ठीक है दीदी। अब इसमें पहला में क्या है, चतुर्थ काल का प्रारंभ और अंत क्या है, तो मतलब उसके एक कोटि पूर्व उसका प्रारंभ है उसकी आयु का, और 120 वर्ष तक रह जाएगा, है ना। और फिर 120 वर्ष के बाद वापस फिर बढ़ेगा बढ़ेगा तो एक कोटि पूर्व तक की आयु हो जाएगी। ऐसे ही 500 धनुष की जो काया थी वो घटते घटते 7 हाथ की रह जाएगी, तो फिर 7 हाथ से फिर बड़ी बड़ी होगी तो फिर 500 धनुष तक की हो जाएगी। ठीक है दीदी, आदि ठीक और है। अंत में ऐसा चेंज आएगा वहां पर, मतलब ये चेंज तो होगा वहां पर, लेकिन बस इतना ही चेंज रहेगा। मतलब वो चौथा काल ही बस स्टार्टिंग और फिर एंड, और स्टार्टिंग और एंड, बस वही। बस बस हाँ, ये ऐसा ही रहे। चलिए जिनवाणी ठीक है दीदी। ले लेते हैं हम। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो सोवानो सदा दे तू बोलिए जिनवाणी माता माता की जय। आचार्य जैन धर्म की जय। उमा स्वामी आचार्य उमा स्वामी की जय। जय सभी हाँ, को। सबको समझ में आया? हाँ दीदी बहुत अच्छी तरह से। बहुत अच्छे से समझाया बहुत आपने। अच्छा समझ में आया। अब आप लोग है ना उसमें समझ उसमें ग्रुप में नक्शा भेजना आपने जो बनाया है वो, और फिर आपस में टेली करना कि क्या गलती की हमने, क्या कितना सही बनाया, ठीक है। जी दीदी। और वो जो आज पढ़ाए थे 458 जिनालय, का भी आप पूरा गणित बनाकर भेजना ग्रुप, ठीक है। जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।